जय हिंद मित्रों, जीत साहित्य क्लासेज में आपका स्वागत है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 द्वितीय प्रश्न पत्र है ना, पाठ्यक्रम हिंदी। अच्छी बात यह है कि हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हिंदी का जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस इस बार भी रखा गया है ना। प्रथम प्रश्न पत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बार जो चेंज हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, वो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है ना। वो 1/4 है, यानी एक क्वेश्चन पर आपका 1 मार्क्स कटेगा। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा यदि आपने गलत क्वेश्चन किया। अच्छा, इकाई 1 हिंदी भाषा। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ है ना, विकास कैसे हुआ है और उसके स्वरूप क्या क्या है ना। किसी भी भाषा का विकास क्रमशः होता है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, हमने पहला ही जो क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था कि भाषा का विकास ट्री स्ट्रक्चर के अनुसार होता है। जैसे परिवार का विकास होता है उसी तरीके से भाषा का विकास होता है। तो अपभ्रंश के कुछ भेद थे, उनसे हिंदी की उपभाषाओं का विकास हुआ है। जैसे सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है ना, राजस्थानी का हुआ है, गुजराती का हुआ है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अपभ्रंश के जो क्षेत्रीय रूप हैं वो पढ़ेंगे। सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, महाराष्ट्री। तो अपभ्रंश के ब्राचड़, अपभ्रंश के सभी रूप पढ़ेंगे और देखेंगे कि अपभ्रंश के रूप से हिंदी का किस तरीके से विकास हुआ है, यानी हिंदी की विभिन्न उपभाषाएं किस तरीके से विकसित हुई हैं। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी प्रदेश की उपभाषाएं, है ना। जैसे हिंदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, है ना, और दिल्ली, हरियाणा में बोली जाती है ना। तो इसे हम हिंदी प्रदेश कहते हैं। अच्छा, उनकी उपभाषाएं पढ़ेंगे, बोलियां पढ़ेंगे, है ना। अवधी, ब्रज, बघेली, मालवी, बुंदेली का परिचय, है ना। मध्य प्रदेश के अंतर्गत बोली जाने वाली जो बोलियां हैं उनका परिचय पढ़ेंगे, उनका विकास किससे हुआ है, कैसे हुआ है ना। उनका क्षेत्र एवं साहित्यिक योगदान, साहित्य में इनका क्या योगदान है। खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप एवं विकास, सरस्वती पत्रिका तथा अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका। आधुनिक काल से पहले अधिकांश जो साहित्य है वो पद्य साहित्य लिखा जा रहा था। जैसे रामायण या वेद की ऋचाएं पद्य साहित्य में ही है ना। रामायण, महाभारत, है ना। और अगर हम देखते हैं आदि काल में पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, है ना, खुमार रासो, सभी पद्य साहित्य हैं। आधुनिक काल से गद्य साहित्य शुरू हुआ। अच्छा, आधुनिक काल से पहले जो पद्य साहित्य था वो अधिकांशतः ब्रज और अवधि में लिखा जाता था। जैसे सूरदास जी, मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो किसमें है, ब्रज में है। रीतिकाल के जो कवि हैं, अधिकांश कवियों ने ब्रज में ही साहित्य लिखा है। तुलसीदास जी ने अवधि में रामचरितमानस की रचना की है। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत जैसा हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य अवधि में लिखा है। तो जो काव्य लिखा जा रहा था वो पद्य में लिखा जा रहा था। आधुनिक काल में एक परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन ये आया कि गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, यानी गद्य का विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बांग्ला साहित्य पढ़ा तो उन्हें लगा कि बांग्ला साहित्य काफी अधिक विकसित है, यानी बांग्ला साहित्य का विकास काफी अधिक हो चुका है और हिंदी काफी पीछे रह गई है। तो उन्होंने कुछ नाटकों का अनुवाद बांग्ला से हिंदी में किया। इसी तरीके से जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पढ़ते हैं तो उनके 2 प्रकार के नाटक हमें पढ़ने को मिलते हैं, एक अनुदित नाटक और दूसरे मौलिक नाटक। अनुदित नाटक ऐसे हैं जो उन्होंने बांग्ला से, संस्कृत से या अंग्रेजी से अनुवाद किया हिंदी में, इसलिए उन्हें कहते हैं अनुदित नाटक।
और मौलिक नाटक जो उन्होंने स्वयं लिखे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि नाटक किसमें लिखे, गद्य, यानी यहां से गद्य का विकास आरंभ हुआ। अच्छा, फिर उपन्यास विधा आई और 1900 के समथिंग कहानी विधा आई और धीरे धीरे पद्य की जगह गद्य ने ले लिया। वर्तमान में जो अधिकांश साहित्य है वो गद्य में लिखा जा रहा है। गद्य और पद्य में मुख्य अंतर ये होता है कि पद्य में लय होती है और पद्य का जो नियामक है वो छंद होता है और गद्य का नियामक व्याकरण होता है। तो गद्य का किस तरीके से विकास हुआ है ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे और इसमें सरस्वती पत्रिका जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी योग का नामकरण हुआ है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो देखेंगे कि सरस्वती पत्रिका का क्या योगदान है तथा अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए प्रयास एवं संस्थाओं की भूमिका। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका, क्योंकि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा थी जो कि भारत के अधिकांश लोगों को जोड़ने में सक्षम थी। न तो अंग्रेजी ऐसी भूमिका निभा सकती थी और ना ही उर्दू। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी को अधिक महत्व दिया गया, है ना। जैसे एक नारा दिया गया प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, है ना। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, उन्होंने हिंदी को काफी बढ़ावा दिया। कुछ बंगाल के साहित्यकार थे, उन्होंने भी हिंदी को बढ़ावा दिया और हिंदी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई स्वतंत्रता आंदोलन में और उस भूमिका का हम अध्ययन करेंगे। फिर देखना है कि देवनागरी लिपि का विकास। वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी और उर्दू को उस समय हिंदुस्तानी नाम से, एक बात ध्यान रखना, उर्दू का पुराना नाम हिंदुस्तानी है और हिंदी का पुराना नाम हिंदी भी है। तो उस समय कुछ लोगों का ये विचार था, मत था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो विद्या गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना, जो उस समय शिक्षा इंस्पेक्टर हुआ करते थे अंग्रेजों के समय, तो उनका मत था कि हिंदुस्तानी को बढ़ावा दिया जाए। और राजा लक्ष्मण सिंह का मत था कि संस्कृत निष्ठ, यानी जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता हो, उसको बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, हिंदुस्तानी की जो लिपि थी वो फारसी थी, जिसमें हम उर्दू लिखते हैं, और हिंदी यानी हिंदवी की जो लिपि थी वो देवनागरी लिपि थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात देवनागरी लिपि को अपनाया गया। हमें इसमें देवनागरी लिपि का विकास भी देखना है, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता देखनी है। यानी देवनागरी लिपि में अच्छी बात यह है कि प्रत्येक अक्षर के लिए एक ध्वनि है। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, यानी हिंदी भाषा के बारे में हम पढ़ेंगे और हिंदी हम जिस रूप में लिखते हैं, यानी लिखने की जो पद्धति होती है उसे कहते हैं लिपि। जो हम बोलते हैं वो है भाषा और जो लिखते हैं वो लिपि है। भाषा श्रव्य होती है यानी सुनाई देती है और लिपि दृश्य होती है। तो देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, इसको हम पढ़ेंगे। इकाई 2 में देखो, हिंदी भाषा के विविध रूप। हिंदी का मानकीकरण, मानक भाषा जिसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, यानी जो भाषा किताबों में लिखी होती है, जिसमें साहित्य लिखा जाता है, वो मानक भाषा होती है। एक आम बोलचाल की भाषा होती है जिसे हम बोली कहते हैं। जो मानक भाषा है वो व्याकरण सम्मत होती है। तो यहां हम क्या देखेंगे कि हिंदी का मानकीकरण कैसे हुआ, मानक हिंदी के विविध रूप, मानक हिंदी की प्रमुख शैलियां, है ना। यानी इसमें हिंदी का मानकीकरण हम पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के विविध रूप, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, है ना, ये भी पढ़ेंगे। राष्ट्रभाषा जो विवाद है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, है ना। हिंदी की संवैधानिक स्थिति एवं हिंदी का वर्तमान परिदृश्य, इसको भी हम देखेंगे। कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग,
यदि हम चाहते हैं कि हिंदी का मॉडर्न लैंग्वेज आधुनिक भाषा के रूप में विकास हो और हिंदी विश्व में व्यापक रूप से अपनाई जाए, विश्ववासी के रूप में जानी जाए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हिंदी में हम कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग करें, है ना। उसके अनुरूप सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाएं, और आजकल हो भी रहा है ऐसा। तो इसको भी देखेंगे कि कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग किस तरीके से हो सकता है, इसको और अधिक बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। इकाई थर्ड में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य का स्थान। भारतीय ज्ञान परंपरा को आयोग बहुत अधिक महत्व दे रहा है, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी होना जरूरी है ना। तो हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य का क्या स्थान है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, है ना। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख आधार, जो गासदा तासी से हिंदी साहित्य लेखन इतिहास की परंपरा शुरू हुई है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक माने गए हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन, जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन किया। इससे पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास है गारसदा तासी ने और शिव सिंह सरोज ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर लिखा था, वर्ण के रूप में। काल विभाजन, नामकरण की प्रमुख समस्याएं, इसको देखेंगे। आदिकाल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि और उसका साहित्य पर प्रभाव, इसका हम अध्ययन करेंगे। आदिकाल का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो काव्य, लौकिक साहित्य, प्रमुख प्रवृत्तियां एवं प्रमुख कवि, ये हम देखेंगे, है ना। आदिकाल में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए बौद्धों, सिद्धों द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। ये साहित्यकार साधना में विश्वास रखते थे, इसलिए इन्हें सिद्ध कहा गया, और सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों के जो प्रवर्तक हैं वो सराफा है ना, सरापा, कन्नपा, डोम्बिपा, सवरपा, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर शैव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नाथों द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे नाथ साहित्य कहा गया, और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, और नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक हैं गुरु गोरखनाथ जी हैं। फिर रासो काव्य, है ना, जैसे पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है। दरबारी कवि अपने राजा का जीवन चरित्र अतिशयोक्तिपूर्ण लिखा है उन्होंने, उसका जो वर्णन किया है उसे रासो काव्य कहा गया है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैन साहित्य भी पढ़ेंगे और प्रमुख कवि पढ़ेंगे, है ना, जैसे चंद्रवरदाई हैं, जगनिक हैं, दलपत विजय हैं। फिर इकाई 4 हिंदी कविता का भक्तिकालीन साहित्य, यानी भक्ति युग पढ़ेंगे हम, है ना। भक्ति काल की साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। भक्ति काल की प्रमुख धाराएं एवं प्रवृत्तियां, जैसे धारा निर्गुण धारा और सगुण धारा, है। निर्गुण धारा के अंतर्गत एक ज्ञानाश्रयी शाखा है और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा है। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत जो काव्य लिखा गया उसे हम संत काव्य कहते हैं, और कवियों को संत कवि कहते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत जो साहित्य लिखा गया है उसे हम सूफी काव्य कहते हैं, और उन कवियों को सूफी कवि कहते हैं। और जो सगुण धारा है उसके अंतर्गत भी 2 शाखाएं हैं, एक कृष्णाश्रयी शाखा है, दूसरी रामाश्रयी शाखा है ना। तो भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मानकर कवियों ने जो साहित्य लिखा उसे कृष्ण काव्य कहा गया, है ना, और उन कवियों को कृष्ण भक्त कवि कहा गया। और इस शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो सूरदास जी हैं, और रामाश्रयी शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, है ना, निर्गुण धारा, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सगुण धारा, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा, इसको हम पढ़ेंगे। फिर संत काव्य परंपरा, वैचारिक आधार, है ना, सामाजिक अवदान, यानी समाज के विकास में उनका क्या योगदान है। प्रमुख संत कवि कबीर, दादू एवं गुरु नानक का समाज दर्शन, भक्ति भावना, रहस्य भावना और प्रासंगिकता, यानी संत कवियों का समाज
के कल्याण में जो योगदान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूफी काव्य परंपरा, प्रमुख प्रवृत्तियां, सूफी साहित्य का सामाजिक अवदान एवं प्रमुख कवि जैसे जायसी हैं, कुतवन एवं मंजन, है ना। सूफी काव्य ने प्रेम को माध्यम बनाकर काव्य लिखा है, और सूफी काव्य की जो विशेषता है वो ये है कि सूफी काव्य नायिका प्रधान काव्य है ना। यानी नायिका को ब्रह्म के रूप में नायिका संकल्पना की गई है और जीव के रूप में नायक की संकल्पना की गई है, और अधिकांश नायक की दो नायिका होती हैं या पत्नी होती हैं, तो एक माया का प्रतिनिधित्व करती है, एक ब्रह्म का, ना? जैसे पद्मावत में पद्मावती ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करती है ना, और जो राजा रतन सिंह हैं वो जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनकी जो दूसरी पत्नी है वो माया का प्रतिनिधित्व करती है। सगुण काव्य परंपरा, राम भक्ति धारा, हिंदी का राम काव्य, तुलसीदास की भक्ति भावना, है ना, समन्वय भावना, तुलसी की राम राज्य की परिकल्पना, है ना, जैसे तुलसीदास जी ने राम राज्य की परिकल्पना की है ना, और कबीरदास ने बेगमपुरा की परिकल्पना की है। यानी कबीरदास ने कहा एक ऐसा राज्य जिसमें कोई गम ना हो, तो उसे क्या कहा गया है, बेगमपुरा। तो तुलसीदास जी की जो राम राज्य की परिकल्पना है उसके बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इसकी कल्पना की है। तुलसी साहित्य की सामाजिक उपादेयता, है ना, तुलसी की लोकमंगल दृष्टि, यानी लोकमंगल के सबसे बड़े कवि माने गए हैं तुलसीदास जी। कृष्ण भक्ति धारा, प्रवृत्तियां एवं प्रमुख कवि, गीति काव्य परंपरा और हिंदी कृष्ण काव्य, है ना। कृष्ण में जो है ना भ्रमर गीत काव्य है, भ्रमर गीत का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो गीति काव्य परंपरा है कृष्ण भक्ति धारा में। सूरदास की भक्ति भावना, वात्सल वर्णन, वात्सल वर्णन के सूरदास जी सबसे बड़े कवि माने गए हैं, वात्सल हृदय सम्राट कहा जाता है ना। भ्रमर गीत सार का महत्व, कृष्ण भक्ति धारा के विभिन्न संप्रदाय जैसे निम्बार्क वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी और पुष्टि मार्ग। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही पुष्टि मार्ग आता है। रचनाएं जैसे कबीर ग्रंथावली, संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। साखी और पद संख्या जो है ना 160 से 210 तक, जो पहले भी था, यानी सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसी ग्रंथावली, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नागमती वियोग वर्णन, है ना, नागवती वियोग वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 1 से 15 तक, है ना। गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना, राम भक्तिमय कविता की वंदना, नाम महिमा। यानी जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो शुरू में उन्होंने गुरु की वंदना की है, संत की वंदना की है, जीव वंदना की है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का दोहा क्रमांक 296 से 316 तक, इसमें श्री राम भरत संवाद, है ना, चित्रकूट भ्रमण, श्री राम का भरत को पादुका देकर भरत की विदाई। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे अरण्य कांड में, तो अरण्य कांड में दोहा क्रमांक 33 से 36 तक सबरी पर कृपा और नवधा भक्ति उपदेश, जो भगवान राम ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था, यानी भक्ति के 9 रूप बताए थे, उसको पढ़ेंगे। फिर किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 13 से 17 तक, यानी वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु का वर्णन। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 39 से 49 तक, विभीषण का भगवान राम की शरण में आना, रावण का दूत भेजना, लक्ष्मण द्वारा रावण को पत्र भेजना। लंका कांड दोहा क्रमांक 10 से 12 तक, मंदोदरी का रावण को समझाना, सुवेल पर्वत पर श्री राम और चंद्रोदय वर्णन। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण है उत्तरकांड, है ना, दोहा क्रमांक 19 से 24 तक, राम राज्य वर्णन। दोहा क्रमांक 120 से 126 तक, गरुड़ जी के 7 प्रश्न, है ना, काकभुसुंडी
से गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए थे, तो वो हम पढ़ेंगे। और भजन महिमा सूरदास भ्रमर गीत सार, है ना, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 20 से 70 तक। तो ये हमारा सिलेबस है जो हम इसका अध्ययन करेंगे। इकाई 4, फिर इकाई 5 हिंदी कविता का रीतिकालीन साहित्य। तो रीतिकालीन साहित्य में हम पढ़ेंगे रीतिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, है ना, रीति शब्द की व्याख्या, रीतिकाल की प्रवृत्तियां, रीतिकाल का मुक्तक एवं प्रबंध काव्य, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि में हम देखेंगे। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख प्रवृत्तियां एवं प्रमुख कवि हैं केशवदास जी, चिंतामणि, पद्माकर और सेनापति, है ना। रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़ेंगे और प्रमुख कवि बिहारी, है ना। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़ेंगे और प्रमुख कवि घनानंद हैं, आलम हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं एवं द्विजदेव हैं, है ना। राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि हैं भूषण। रचनाएं रामचंद्रिका से अंगद रावण संवाद पढ़ेंगे जो आचार्य केशवदास द्वारा लिखी गई है ना। बिहारी सतसई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, चयनित दोहा संख्या 1, 11, 19, 20, 21, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 51, 52, 57, 59 और 60, कुल 20 दोहे हम पढ़ेंगे, अर्थ सहित समझेंगे। घनानंद कवित्व पढ़ेंगे, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, प्रारंभिक 25 पद पढ़ेंगे घनानंद कवित्व के, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे भूषण ग्रंथावली, संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं और इसके भी आरंभिक 25 पद पढ़ेंगे। जब हम आगे देखेंगे इकाई 6, तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। अब इसको 2 भागों में देखा गया है, काव्य और गद्य, क्योंकि हमने कहा ना आधुनिक काल से क्या हुआ, गद्य का विकास हुआ। आधुनिक काल की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे बड़ी घटना गद्य का प्रादुर्भाव माना है ना। तो पहले देखते हैं काव्य, है ना। तो आधुनिक काल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि, ये तो हम सभी में पढ़ना है ना, कॉमन है। भारतीय नवजागरण, है ना, रेनेसां, भारतेंदु युग, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि एवं रचना, है ना। द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, है ना। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त है। अच्छा, राष्ट्रीय काव्य धारा एवं प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हैं। प्रगतिवाद उदय के कारण, प्रमुख प्रवृत्तियां एवं कवि, प्रयोगवाद, यानी प्रगतिवाद भी हम पढ़ेंगे, प्रयोगवाद भी पढ़ेंगे, है ना। और तार सप्तक के प्रमुख कवि पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद नई कविता, समकालीन कविता, विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। अब जो रचनाएं हैं आधुनिक काल में, वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा भारत भारती से अतीत खंड एवं साकेत का नवम सर्ग पढ़ेंगे, है ना। जो पहले था वही है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी से चिंता, श्रद्धा एवं पीड़ा सर्ग पढ़ेंगे। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना राम की शक्ति पूजा, बादल राग, जागो फिर एक बार, ये कविता है पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग पढ़ेंगे। अज्ञे की असाध्य वीणा और नदी के द्वीप कविताएं पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कविता संग्रह है इनका ना। और दुष्यंत कुमार, साय में धूप, गजल संग्रह है ना, गजलों के राजकुमार कहलाते हैं दुष्यंत कुमार। और कुंवर नारायण की आत्मजयी जो काव्य है वो पढ़ेंगे। नागार्जुन, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद छोटी सी कविता है, महत्वपूर्ण है। कालिदास, सच सच बतलाना, कविताएं नागार्जुन की पढ़ेंगे ना? इसके बाद इकाई 7 हिंदी साहित्य का आधुनिक काल यानी गद्य खंड पढ़ेंगे। अब इसमें देखो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास यानी इसकी जो पृष्ठभूमि है उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे, है ना, दृष्टि डालेंगे।
भारतेंदु योगीन गद्य की प्रवृत्तियां एवं प्रमुख रचनाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं सरस्वती पत्रिका का हिंदी गद्य के विकास में योगदान। स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी गद्य का साहित्य पढ़ेंगे एवं स्वतंत्रता के पश्चात, है ना, हिंदी गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं का विकास किस तरीके से हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, है ना, जिसके अंतर्गत गोदान मुंशी प्रेमचंद का और मानस का हंस, है ना, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित है, पढ़ेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कृत है, और त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास, ना, तो ये अच्छे उपन्यास हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, टोकरी वर मिट्टी माधवराव सप्रे की छोटी सी कहानी है ना, इसे हिंदी की प्रथम कहानी भी मानते हैं कुछ लोग, है ना। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, और उसने कहा था हिंदी कहानी के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। नशा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, जिस पर एक मूवी भी बनी है ना। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। वापसी ऊषा प्रियमदा की कहानी है। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी है। और कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। गदल रांगे राघव की कहानी है। तो ये कहानियां हैं जो पहले भी थी, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सिलेबस में, इनको हम फिर से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हिंदी निबंध, नाटक और आलोचना का स्वरूप, उद्भव एवं विकास, प्रकार, प्रमुख निबंधकार, प्रमुख नाटककार एवं प्रमुख आलोचक। निबंध जो है ना, वो आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह का प्रसिद्ध निबंध है, पढ़ा होगा। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, करुणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। देवदारू आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक लंबी कविता का अंत मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आचार्य विद्यानिवास मिश्र। ये हम निबंध पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पढ़ेंगे। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की आलोचना पद्धति पढ़ेंगे। आलोचना के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति पढ़ेंगे। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना पद्धति पढ़ेंगे। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है, इसको हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है, जो हम पढ़ेंगे, है ना। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। और कोणार्क जगदीशन माथुर का नाटक है। तो ये हम नाटक पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे गद्य की अन्य विधाएं, जिसमें रेखा चित्र, है ना, महादेवी वर्मा का है। संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, डायरी, रिपोर्टाज एवं पत्र साहित्य का स्वरूप, उद्भव एवं विकास। इन कथितर गद्य विधाओं के प्रमुख रचनाकार, है ना, रचनाएं जैसे महादेवी वर्मा, पथ के साथी, संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। अगे, अरे या, यावर, रहेगा याद। ये पहले भी सिलेबस में थे, अभी भी हैं, तो दोबारा से हमें पढ़ना है। इकाई 8 काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा पढ़ेंगे, है ना। काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, है ना, रस संप्रदाय, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस के प्रमुख प्रकार। यानी काव्य शास्त्र में हम रस पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, है ना, और शब्द शक्ति पढ़ेंगे, है ना। अलंकार सिद्धांत, अलंकारवादी आचार्य अलंकारों के प्रमुख प्रकार, ध्वनि सिद्धांत पढ़ेंगे। रीति सिद्धांत, काव्य के गुण एवं दोष, वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, ये सब काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत में क्या पढ़ेंगे? प्लेटो का काव्य सिद्धांत पढ़ेंगे। अरस्तु का अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत पढ़ेंगे। लॉन्जाइनिस का उदात्त सिद्धांत पढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ेंगे। कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत पढ़ेंगे। टीएस इलियट का परंपरा का सिद्धांत पढ़ेंगे एवं निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना। टीएस इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। स्वच्छंदतावाद, काव्य का अन्य कलाओं से संबंध, बिंब एवं प्रतीक, महाकाव्य, गीति काव्य, दृश्य काव्य का स्वरूप। तो हम
पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पढ़ेंगे और भारतीय काव्य शास्त्र भी पढ़ेंगे, है ना। प्रमुख दार्शनिक भी पढ़ेंगे, है ना। अब इकाई 9, मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य, है ना। मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य एवं प्रमुख रचनाकार। प्रमुख कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचनाएं हैं कैदी और कोकिला, बलि पंथी के लिए पुस्तकीय अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत। बालकृष्ण शर्मा नवीन की विप्लव गान, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, शिव मंगल सिंह सुमन की जो रचना है तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, मिट्टी की बारात, पर आंखें नहीं भरी, भवानी प्रसाद मिश्र, सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा गीत फरोश। श्री कृष्ण सरल की रचना, मैं फूल नहीं काटे अनियारे लिखता हूं, मैं अमर शहीदों का चारण, देश से प्यार और शहीद। मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं और ब्रह्म राक्षस। शरद जोशी के प्रतिनिधि व्यंग, रमेश चंद्र साहा, अकेला मेला, डायरी। मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी से भी साहित्यिक संस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, जिसमें मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, है ना, हिंदी ग्रंथ अकादमी, निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ, तुलसी अकादमी। इकाई 10 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य, है ना। मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, लोक कथाएं, लोक गीत, लोक गाथाएं, लोक नाट्य, लोक कहावतें एवं प्रकीर्ण साहित्य, इस पर ध्यान देना है। लोक साहित्य से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मालवा का लोक साहित्य, प्रमुख कवि और रचनाएं, निवाड़ी लोक साहित्य, प्रमुख कवि और रचनाएं, बुंदेलखंड का लोक साहित्य, प्रमुख कवि और रचनाएं, बघेली लोक साहित्य, प्रमुख कवि और रचनाएं। लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका पढ़ेंगे। जनजाति साहित्य के संरक्षण संवर्धन में शासकीय संस्थाओं की भूमिका पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सिलेबस है, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इस तरीके से समग्र रूप से पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके बारे में हमने पढ़ा जरूर, है ना, जिससे कि हम जो भी ऑप्शन हमें जो मिलेंगे उनमें हम सही ऑप्शन का चयन कर सकें। धन्यवाद।